Hi, I'm Kokila and welcome back to my YouTube channel English with Kokila, your one-stop guide for mastering English language and literature for competitive exams. तो पिछले वीडियो में हम idioms and phrases के PYQ सॉल्व कर रहे थे और आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Okay, so let's delve right in. So the first question is, Fatima was at her wit's end trying to decide on a serene place for spending the holidays in. Fatima was at her wit's end trying to decide on a serene place for spending the holidays in. हमें क्या करना है? जो underlined part है at her wit's end, इसका meaning choose करना है. Options क्या है हमारे पास? So worried, confused or annoyed that she does not know what to do. इतनी ज़्यादा worried, इतनी ज़्यादा confused और इतनी ज़्यादा annoyed, इतनी ज़्यादा परेशान, तंग that she does not know कि इसके आगे करना क्या है. Option number B. So worried, confused or annoyed that she became unconscious. इतनी ज़्यादा worried और annoyed और इतनी ज़्यादा confused कि वो unconscious हो गई, बेहोश हो गई. She lost consciousness. Option C. So calm and composed that she knows what to do next. इतनी ज़्यादा calm, इतनी ज़्यादा composed, इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से खुद को handle करती हुई that उसको पता है कि आगे करना क्या है. Option number D. So worried, confused or annoyed that she insulted others for no reason. इतनी ज़्यादा confused, इतनी ज़्यादा annoyed कि उसने सामने वाले की insult कर दी बिना किसी बात के, बिना किसी reason के. Question क्या था हमारा? Let's read it again. Fatima was at her wit's end trying to decide on a serene place for spending the holidays in. फातिमा was at her wits end. ये जो wits end idiom है हमारा, इसको मैंने शॉर्ट्स में भी डिस्कस करा है यूट्यूब शॉर्ट्स में. सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, एक बार जाओ एंड वॉच इट सो दैट क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट आपको, है ना. ओके, तो शी वॉज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरीन प्लेस. सीरीन मतलब बहुत ही शांत, सुंदर, काम सी, आपको बिल्कुल एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाने वाली जगह. मेडिटेटिव स्टेट मतलब आप एकदम काम हो जाओ, आपका दिमाग रेस्ट पे चला जाए और आपको बहुत अच्छा फील हो ऐसी जगह पे जाके. दैट इज सीरीन. ठीक है, सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए. एट हर विट्स एंड का मतलब होता है इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा कंफ्यूज, इतना ज्यादा वरिड होना कि आपको समझ ही ना आए करना क्या है. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, सी, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, विट्स एंड का मतलब होता है समझ ही ना आना कि आगे करना क्या है. ऑलराइट, एग्जाम्पल है, आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग टू स्टॉप द बेबी फ्रॉम क्राइंग शी वॉज एट हर विट्स एंड. आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग टू स्टॉप द बेबी फ्रॉम क्राइंग शी वॉज एट हर विट्स एंड. मतलब उसने सारी तरीके, सारे एक एक नुस्खे आजमा लिए बच्चे को चुप कराने के लिए, एंड शी वॉज एट हर विट्स एंड. उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम डैश about whether to accept the job offer or continue freelancing. Both options have their advantages. I am dash about whether to accept the job offer or continue freelancing. Both options have their advantages. फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग इज, आप जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाते हो, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स उठाते हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते हो, आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स उठाते हो और उसके ऊपर आपको इनकम होती है, आपको पैसे दिए जाते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन का सेंस क्या आ रहा है कि कोई एक इंसान है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज्ड है इस चीज को लेके कि वो उसे जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या फिर उसे फ्रीलांसिंग ही करते रहना चाहिए.
क्योंकि दोनों जो ऑप्शंस हैं उनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, है ना। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑन द फेंस, कटिंग कॉर्नर्स, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड and up in arms. On the fence, cutting corners, left out in the cold and up in arms. तो ये चारों आपके idioms हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा suitable idiom चूज करना है। क्या करना है? जो idiom fit बैठ रहा है वो idiom हमें चूज करना है। तो यहाँ पे कौन सा idiom fit बैठ रहा है? The right answer is on the fence. On the fence. तो सेंटेंस क्या होगा? I am on the fence about whether to accept the job offer or continue freelancing. Both options have their advantages. All right? एक बारी देखते हैं। See, on the fence. On the fence का मतलब क्या होता है? कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाना, कंफ्यूज्ड होना, और डिसीजन आप जब नहीं ले पाते हो तो आप बोलते हो आई एम ऑन द फेंस। ऑलराइट। कटिंग कॉर्नर्स क्या होता है? कटिंग कॉर्नर्स, किसी चीज को जब हम चीपर वे में करते हैं या इजियर और फास्टर वे में करते हैं तो हम बोलते हैं वी आर कटिंग कॉर्नर्स। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसे होता है कि आपके पास इनफ पैसे नहीं है, ठीक है, आप जैसे तैसे अपना खर्चा चला रहे हो, तो व्हाट विल यू से? यू विल से आई एम कटिंग कॉर्नर्स। ओके। एग्जाम्पल एक बार और देखते हैं। दिस इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल। द बिल्डर वॉज अक्यूज्ड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स बाय यूजिंग लो क्वालिटी मटीरियल। तो कटिंग कॉर्नर का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? डूइंग समथिंग इन अ चीपर, इजियर और फास्टर वे, ठीक है। कोई चीज इस तरीके से करना कि वो इजियर हो, आसान हो, चीपर हो, मतलब सस्ती हो, पहले से कम पैसे लगे उसमें, या फिर फास्ट हो, ज्यादा जल्दी हो, इसे हम बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डर ने क्या किया? बिल्डर ने लो क्वालिटी मटेरियल यूज किया और इसके लिए हमने उसे क्या बोला कि ही इज कटिंग कॉर्नर्स। वो लो क्वालिटी मटेरियल यूज कर रहा है, वो अपने पैसे बचा रहा है, चीप क्वालिटी मटेरियल यूज कर रहा है ना। सो वी विल से द बिल्डर वाज अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मतलब दोषी ठहराना। द बिल्डर वाज अक्यूज्ड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स बाय यूजिंग लो क्वालिटी मटेरियल्स। ऑलराइट। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब ये नहीं है कि हाँ ठंडी जगह में रात में घर से बाहर निकाल दिया ठंड में। दैट इज नॉट द मीनिंग। ओके। मीनिंग है बीइंग इग्नोर्ड और एक्सक्लूडेड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है अगर आपको कोई इग्नोर कर देता है या आपको कोई अलग कर देता है, किसी चीज में इंक्लूड नहीं करता, उसे हम बोलते हैं बीइंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, he felt left out in the cold when no one invited him to the party. जब उसे किसी ने भी पार्टी में इनवाइट नहीं किया, he felt left out in the cold, he felt ignored, he felt excluded, ठीक है। नाउ इसका हम एक और सेंटेंस ले सकते हैं। her friend left her out in the cold। अब यहाँ पे हमने क्या बोला? ही फेल्ट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। उसको महसूस हुआ कि वो इग्नोर हो गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है उसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हर फ्रेंड लेफ्ट हर आउट इन द कोल्ड। उसकी दोस्त ने उसे एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। हर फ्रेंड लेफ्ट हर आउट इन द कोल्ड, उसकी दोस्त ने उसे इग्नोर किया या फिर एक्सक्लूड किया, ठीक है। कई बार लोग जब मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं, है ना, आपके डीएम्स का रिप्लाई जब कुछ लोग नहीं करते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं, तब आप क्या बोलोगे? ही लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड, ठीक है। ही लेफ्ट मी आउट इन कोल्ड। अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब ये नहीं है कि गोद में उठा लेना,
या फिर गले लगा लेना, नो। अप इन आर्म्स का मतलब होता है बीइंग वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेके बहुत गुस्से में होना या फिर बहुत अपसेट होना, बहुत नाखुश होना उस चीज से, ठीक है। या फिर टू प्रोटेस्ट एंग्रीली अबाउट समथिंग, किसी चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? द वर्कर्स वर अप इन आर्म्स ओवर द न्यूज दैट द फैक्ट्री वाज गोइंग टू क्लोज। द वर्कर्स वर अप इन आर्म्स ओवर द न्यूज दैट द फैक्ट्री वाज गोइंग टू क्लोज। तो जो वर्कर्स थे वो बहुत गुस्से में प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो फैक्ट्री है वो बंद हो रही थी। उस न्यूज के वजह से वो बहुत ज्यादा नाखुश थे, गुस्से में थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड। ये मत सोचना कि हाँ सर पे आप कील ठोक दोगे किसी के, दिस इज ऑल्सो एन इडियम, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड। ऑप्शंस क्या है हमारे, मीनिंग सिलेक्ट करना है हमें इसमें से। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक। उनको एक हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है उनके। या फिर दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। बहुत ही एक्यूरेट तरीके से, सटीक तरीके से उन्होंने किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है या फिर एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दे आर अनसर्टेन अबाउट अ डिसीजन। दे आर अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब उन्हें कंफ्यूजन है, वो श्योर नहीं है। दे आर अनसर्टेन अबाउट अ डिसीजन। वो किसी डिसीजन को लेके, सॉरी सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइज, yeah, so let's just continue away from all the distractions. All right, they are uncertain about a decision. Uncertain मतलब श्योर नहीं होना, ठीक है। तो वो श्योर नहीं है किसी डिसीजन को लेके, ओके। ऑप्शन नंबर डी है, दे हिट अ नेल विथ अ हैमर। उन्होंने क्या करा, एक नेल को, नेल यानी कांटी, कांटी को हैमर से हिट करा, हैमर से ठोका। हैमर इज योर हथौड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मीनिंग कौन सा होगा? हिट द नेल ऑन द हेड। तो जो बेस्ट मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी। किसी चीज को बहुत ही एक्यूरेटली, सटीक तरीके से जब हम पहचान लेते हैं या फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। एग्जाम्पल क्या है? ड्यूरिंग द मीटिंग Lisa hit the nail on the head when she pointed out that the team wasn't communicating well enough. यानी कि मीटिंग के दौरान लीसा ने बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन निकाल लिया, सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, जो कि क्या थी कि जो टीम है वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रही है। सो Lisa hit the nail on the head when she pointed out, जब उसने point out किया, identify किया, क्या identify किया कि जो टीम है वो अच्छे से communicate नहीं कर रही है, okay? So this is how you hit the nail on the head, alright? To read between the lines, I think आप सबने एक बारी कहीं ना कहीं तो ये सुना होगा, reading between the lines. Reading between the lines का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस क्या है हमारे? टू अंडरलाइन सम वर्ड्स, किसी वर्ड को अंडरलाइन करना। अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं किसी वर्ड को अंडरलाइन कर रही हूँ, है ना। दिस इज कॉल्ड अंडरलाइनिंग, है ना। तो टू अंडरलाइन सम वर्ड्स या फिर टू रीड डिफरेंटली, अलग तरीके से पढ़ना, ओके। टू रीड अलाउड इन पब्लिक, अलाउड मतलब जोर जोर से बोलकर, पब्लिक में, पब्लिक प्लेसेस में जोर जोर से बोलकर पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी,
टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट, जो शब्द हैं उनसे ज्यादा बढ़कर समझना, मतलब शब्द का जो मीनिंग है, जो शब्द जो चीज आपको बता रहे हैं उससे ज्यादा समझना। टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट। ऑप्शन आंसर क्या है हमारा? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट। जितना बोला जा रहा है या जितना लिखा जा रहा है, तो वर्ड की मीनिंग तो मीनिंग है, बट आप उससे आगे भी समझ लेते हो। जैसे जब मैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री कर रही थी तो वी हैड एक बहुत ही यूनिक सी स्टोरी थी, और हमें बताया जा रहा था कि कैसे हम वी कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना, जितना लिखा है हम उससे ज़्यादा समझ सकते हैं कि ऑथर या पोएट कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो एक स्टोरी थी, देयर वाज अ बॉय, है ना, ही वाज सिटिंग इन अ रूम, एंड जो कर्टेन्स थे उसके उसके कर्टेन्स थे ब्लू। ठीक है, उस रूम में ब्लू कर्टेन्स थे, एंड ही वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि वो जो बॉय है वो कैसा फील कर रहा था। द बॉय दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हाउ वाज ही फीलिंग। तो अब हमें क्या करना है, जितना लिखा है, जो वर्ड्स हैं हमारे सामने, फीलिंग एक्सप्रेस तो की नहीं गई है, लेकिन जितना लिखा है उससे हमें गेस करना है कि क्या बात हो रही है, ऑथर कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमने देखा कि ब्लू कर्टन्स है यहाँ पे, ब्लू कर्टन्स, और ब्लू कर्टन्स का मतलब भी कुछ हो सकता है। जैसे ब्लू जो वर्ड है, ब्लू दिखाता है सैडनेस को, मेलंकोलिया को। तो आंसर क्या निकला हमारा? टू व्हेन जब हम वी वर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो हमने ये समझा कि जो बॉय है, दैट बॉय वाज फीलिंग सैडनेस, ही वाज फीलिंग मेलंकोलिया, ही वाज मेलंकोलिक। क्यों? जो ब्लू है, ब्लू एक सैडनेस को दर्शाता है, और ऑथर ब्लू कर्टन्स के मदद से हमें दिखाना चाह रहे थे कि वो लड़का ही इज फीलिंग ब्लू, ही इज फीलिंग सैड। ठीक है। अच्छा, एक और इडियम है, फीलिंग ब्लू, या फिर आपने ये सुना होगा मंडे ब्लूज। क्या मतलब होता है इसका? फीलिंग ब्लू मतलब सैड फील करना, दुखी फील करना, नाखुश होना, है ना। मंडे ब्लूज, जो लोग ऑफिस जाते हैं वीकेंड पे, वो कितने खुश होते हैं। फ्राइडे उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट डे ऑफ द वीक होता है। क्यों? अब वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे इज योर वीकेंड, है ना। तो मंडे को आपने ये फ्रेज इंस्टाग्राम पे बहुत सुना होगा, मंडे ब्लूज, मंडे ब्लूज। मंडे ब्लूज क्या है कि अब आपको वीकेंड पे इतनी मस्ती करने के बाद यू आर गोइंग बैक टू द सेम ओल्ड जॉब, है ना, गोइंग बैक टू द सेम मोनोटोनस डे, है ना। आपका वही दिनचर्या चल रहा है, आपको उसी चीज में वापस जाना पड़ रहा है, तो आप ये फ्रेज यूज करते हो, मंडे ब्लूज। मंडे को आपको वापस ऑफिस जाना पड़ रहा है, यू से मंडे ब्लूज। या फिर आई एम फीलिंग अ लिटिल ब्लू, आई एम फीलिंग अ लिटिल ब्लू मतलब मैं थोड़ा सैड फील कर रही हूँ, थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ। ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग फ्रेजेस और समझ लिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाउ यू कैन रीड बिटवीन योर लाइन्स, और हमने दो अलग अलग वर्ड और सुने, जिसका मैं आपको वर्ड मीनिंग्स अभी बताऊंगी। मैंने अभी क्या बोला था, ब्लू मतलब सैडनेस, मेलंकोलिया, मेलंकोलिया का मतलब मेलंकली। ठीक है, मेलंकोलिया भी होता है, मेलंकली भी होता है। मेलंकली का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। और अभी मैंने क्या बोला, मोनोटोनस लाइफ, मोनोटोनस लाइफ या फिर कोई भी मोनोटोनस चीज, है ना। मेलंकोलिया का क्या मीनिंग होता है? मेलंकोलिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा सैड फील करते हो, डाउन फील करते हो, दुखी दुखी से रहते हो, वी कॉल इट मेलंकली।
मेलंकली एक फीलिंग है, मेलंकली, ओके, मेलंकॉली या मेलंकली, है ना। ये हो गया। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मोनोटोनस, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। आज आप उठे, आपने ब्रश करा, आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, खेले और सो गए। कल भी आपने सेम चीज़ करी, आप उठे, स्कूल गए, वापस आए, खेले, सो गए। परसों भी आपने वही चीज़ करी, उठे, स्कूल गए, वापस आए, खेले, सो गए। तो एक ही तरीके से जब आप लाइफ जीने लगते हो, कुछ नया नहीं रह जाता, कुछ अम्यूजिंग नहीं रह जाता, तो आप उसको बोलते हो मोनोटोनस। मोनोटोनस यानी कि बोरिंग, और कोई ऐसी चीज जो चेंज ही ना हो, एक ही तरीके से बस चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो ये आप कब यूज करते हो? जब यूजुअली लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने जॉब से, मोनोटोनस लाइफ हो जाती है कि सुबह उठो, जॉब पे जाओ, यू कम बैक एंड यू आर वेरी टायर्ड। सो दैट इज अ मोनोटोनस वे ऑफ लाइफ, है ना। सो दिस इज मोनोटनी, मोनोटनी या फिर मोनोटोनस वे ऑफ लाइफ। एक ही बोरिंग तरीके से, एक ही तरीके से लाइफ जीना, दैट इज मोनोटोनस वे ऑफ लाइफ, ओके। अगर आप मेरे वोकैबुलरी के शॉर्ट्स भी देखते हो और इसके पहले आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अच्छे से तरीके से देखा है, तो ये सारे वर्ड्स भी आप ज़रूर नोट डाउन करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। अच्छा, क्वेश्चन का एक बार आंसर मैं आपको, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब हमने क्या बताया था आपको, कि आप जितना लिखा है उससे ज्यादा समझना, है ना। टू अंडरस्टैंड मोर देन द वर्ड्स सजेस्ट। सो दिस इज द राइट आंसर, है ना। एंड द एग्जाम्पल इज, he didn't explicitly say he was quitting, but reading between the lines, it was clear that he was unhappy with his job. He didn't explicitly say he was quitting. Explicitly मतलब खुलकर कहना, स्पष्ट तरीके से कहना। उसने खुलकर ये नहीं कहा कि वो जॉब छोड़ रहा है, he is quitting. No. पर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जितना उसने कहा उससे मैं ये समझी कि वो अपने जॉब से खुश नहीं है। ही, इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज अनहैप्पी विथ हिज जॉब। उसकी बातों से ये क्लियर था कि वो जॉब से अनहैप्पी है, ओके। जंप द गन। जंप द गन क्या होता है? मैंने आपको बंदूक दिखाई और आप कूद के भाग गए। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, वापस शुरू से स्टार्ट करना। यूजिंग अ गन फॉर स्पोर्ट्स, किसी स्पोर्ट्स के लिए गन यूज करना। टू स्टॉप अ प्रोसेस, किसी चीज के प्रोसेस में, किसी चीज के होते हुए, किसी चीज के दौरान उसको रोक देना। या फिर टू डू समथिंग्स टू सून एंड टू क्विकली। वन सेकेंड। टू डू समथिंग, to do something too soon and too quickly. Jump the gun. Jump the gun. Options क्या है? To start all over again, वापस से सब कुछ शुरू करना। ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग अ गन फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, किसी स्पोर्ट्स के लिए आप गन जब यूज करते हो। ऑप्शन नंबर सी, टू स्टॉप अ प्रोसेस, किसी चीज का प्रोसेस रोक देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, कोई चीज बहुत ही जल्दी और बहुत ही जल्दबाजी में और बहुत ही जल्दी में कर देना, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है? जंप द गन का मतलब होता है आप बिना सोचे समझे बहुत जल्दी में कोई डिसीजन ले लो या कोई चीज कर दो, उसे बोलते हैं जंप द गन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। एक बार देखते हैं सी आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, कोई चीज बहुत जल्दी और बहुत ही जल्दबाजी में कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारा? I think he jumped the gun when he made that investment without doing proper research first.
I think he jumped the gun when he made that investment without doing proper research first. मुझे लगता है कि उसने बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया जब उसने इन्वेस्टमेंट किया इस चीज में बिना प्रॉपर रिसर्च किए. ठीक है, ही जंप्ड द गन, उसने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दिया. ठीक है. अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, इसके 4 ऑप्शंस हैं. वैरायटी ऑफ अमेनिटीज. अमेनिटी क्या होते हैं? अमेनिटी का मीनिंग आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, गूगल करके मत बताना. इफ यू नो इट तो मुझे बताओ आप, वरना आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल. कोई ऐसी चीज जो कॉमन ना हो, सॉरी, कोई ऐसी चीज जो कॉमन हो और स्पेशल ना हो. एंड ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेल्दी, बहुत ही ज्यादा वेल्दी. वेल्दी यानी कि रिच. या फिर अ फेयर ट्रेड. अ फेयर ट्रेड का मतलब क्या होता है? फेयर मतलब गोरा वाला फेयर नहीं है ये. ठीक है. फेयर मतलब ईमानदारी से किया हुआ ट्रेड, उसमें कोई गलत, कोई फाउल प्ले नहीं है. अब देखो, फाउल प्ले, मैंने अभी कुछ, फाउल प्ले ये क्या होता है? फाउल प्ले आप बोलते हो ना, किसी ने नेगेटिव सेंस में जब आप बोलते हो किसी ने षड्यंत्र रचा है, दैट इज अ वर्ड है ना. या किसी ने, somebody इज प्लेइंग गेम्स विथ मी, मतलब कोई मेरे साथ गेम्स खेल रहा है, कोई मेरे साथ बुरा करना चाह रहा है, दैट इज फाउल प्ले. ठीक है. तो फेयर ट्रेड का मतलब फाउल प्ले नहीं हो रहा आपके साथ, फेयर सारी चीजें की जा रही हैं सही तरीके से. ठीक है. ये आपके 4 ऑप्शंस हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज अ डाइम अ डजन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल. कोई चीज जो कॉमन हो और स्पेशल ना हो. एक बार ये आंसर्स देखते हैं. सी, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल. एग्जाम्पल, in the age of social media, talented singers are a dime a dozen. सोशल मीडिया के एज में टैलेंटेड सिंगर्स तो अब बहुत ही कॉमन हो गए हैं, कोई स्पेशल बात नहीं रह गई. आपको याद है पहले जब अगर हमारे ग्रुप में कोई सिंगर निकल जाता था, हम ऐसे इतने ज्यादा अम्यूज हो जाते थे कि यार ही सिंग्स सो वेल, या फिर शी सिंग्स सो वेल, है ना. अभी के टाइम पे इट्स वेरी कॉमन. सोशल मीडिया है हमारे पास, स्क्रॉल करते करते हम हर चौथे पांचवे बंदे को देखते हैं, दे आर सिंगिंग रियली वेल. तो इट्स, अब वो बहुत कॉमन सी चीज बन गई है. अब हम उतना स्पेशल नहीं फील करते उसके लिए, राइट. सो दिस इज वेयर वी यूज द इडियम अ डाइम अ डजन. मतलब गुड सिंगर्स अब तो डाइम अ डजन के बराबर है, मतलब दे आर नॉट वेरी स्पेशल, दे आर वेरी कॉमन आजकल. ओके. टर्न्ड अ डेफ ईयर टू. टर्न्ड अ डेफ ईयर टू मतलब टर्न्ड अ डेफ ईयर टू. इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दोगे. ओके. थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इजीली इसका आंसर पता चल जाएगा. ओके. सो आई वांट द आंसर इन द कमेंट्स, and I will see you in the next video. Until then, keep learning.